चलिए बच्चों, कैसे सब लोग? बढ़िया सर, बढ़िया ही होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इकोनॉमिक्स का रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 निकालेंगे सबसे पहले, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1। देखिए बेसिक है, वैसे आप लोगों को याद होगा, फिर भी बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करें, जल्दी से एक बार सभी निकाल लेंगे। जिन लोगों के पास नोटबुक्स नहीं है, ये आपके जो चैप्टर हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए गए हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले इकोनॉमिक्स से। तो एज यूजुअल जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फर्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो आप में से किसी को याद है, बता सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है? यस, चॉइस मेकिंग। आपने कहा चॉइस मेकिंग। हमेशा की तरह हम अपने दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल लाइक कि बच्चे को, लेट्स से बच्चे को 500 रुपये पॉकेट मनी मिली है। अब ये जो पॉकेट मनी मिली है ये बच्चे का रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स, स्कार्सिटी बोलते हैं, राइट? और बच्चे की इच्छाएं मतलब वांट्स, वो क्या है? अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल हमें आइसक्रीम भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, क्लास में जाना है तो नोटबुक पेन भी चाहिए, उसके बाद पार्टी भी करनी है, और फिर आप उम्मीद करो कि पैसे बच भी जाएं। देखो मतलब कहते हैं ना, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत होता ही नहीं है, राइट? तो वो सारी बातें होगी यहाँ पर। मतलब 500 रुपये लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। तो ऐसी इच्छाओं को कैसा पूरे करें? इसको पूरा करने का एक ही तरीका है कि हम डिसाइड करें कि 500 रुपये में क्या लें और क्या ना लें, या क्वांटिटीज कम ज्यादा कर दें। तो बेसिकली वी नीड टू मेक चॉइस मेकिंग। क्या? चॉइस मेकिंग। मतलब हमेशा की तरह मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको पता है या नहीं पता, सुबह से शाम तक हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स, चॉइस मेकिंग। देखिए आप रोज अपने जीवन में चॉइस मेकिंग करते हैं, आप सुबह से शाम तक चॉइस मेकिंग करते हैं नहीं करते? सब करते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, और इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं मानता हूं वो एक मैं हाउस वाइफ को मानता हूं, यू नो, ग्रैनी, होम मेकर। मम्मी लोग होते हैं ना, एक लिमिटेड सा बजट उनको मिलता है, उसमें वो घर का राशन भी चलाते हैं, सब्जियां, फ्रूट, यू नो, सब कुछ 100 तरह के खर्चे घर के अंदर होते हैं, राशन आना है, यू नो, बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी लेट्स से कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैसा वो दे देते हैं, उनके पास सेविंग्स होती हैं। अब वो सेविंग कैसे होती हैं? अगर मान लो वो सोचे ना कि पैसा कैसे बचाना है या कितना बचाना है, सारा खर्च हो जाएगा। मतलब कितना, अगर आदमी बिना सोचे पैसा खर्च करने बैठे तो शायद वो उसने बजट में घर भी ना चला पाए, राइट? आप देखो ना, आप लोगों से होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पॉकेट मनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और अगर हम समझदारी से यूज करें तो हम पॉकेट मनी खर्च करके 2-4 एक्स्ट्रा चीजें भी लेकर फिर भी पैसा बचा लेते हैं। तो बेसिकली जो हम चुनाव करते हैं, हम चॉइस करते हैं, जो चॉइस मेकिंग है, यही क्या है? इकोनॉमिक्स। वो अलग बात है आज से पहले हमको पढ़ाई नहीं गई, बट हम बचपन से कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चुनाव कर रहा है, चॉइस कर रहा है, उसको बोलते हैं चॉइस मेकिंग। क्लियर है बात? ये तो कि जनरल बात, मतलब जो हम यू नो एक नॉर्मल भाषा में एक आम आदमी को समझा सकते हैं। अभी जो मेरे टॉपिक चलेंगे ना, आम भाषा वाले चलेंगे। इकोनॉमिक्स की मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला कि ये स्कार्सिटी है या वो है, मैं एक जनरल बात करूंगा आज। इकोनॉमिक्स को अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर देखूं तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखिए, या तो इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले या इकोनॉमिक इश्यूज बोले। अब क्यों होते हैं ये मुद्दा है, मैं इश्यूज नहीं पूछ रहा, पहले पूछ रहा हूं क्यों होते हैं। मेनली 2 रीजन है। पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में है। दुनिया में कोई रिसोर्स बच्चों ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाए। और सेकेंडली, रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूज का मतलब मोर देन वन यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, दूध का। मिल्क कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, यू नो, फॉर मेकिंग अनदर थिंग लाइक कर्ड बना लो, बटर बना लो, घी बना लो, मिठाई बना लो, पनीर बना लो। सोचिए, अगर मिल्क सिर्फ पीने के काम आता तो लोग उसका प्रयोग क्या करते? पीने के लिए। अब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में 2 लीटर पनीर बच गया, तो ना अब घर में मम्मी को सोचना पड़ता है कि 2 लीटर का क्या किया जाए, यू नो। मम्मी ने कहा दूध पी लो, एक्स्ट्रा बचा है, बच्चों ने कहा नहीं पीना, मम्मी उसकी मिठाई बना देगी, दही बना देगी, पनीर बना देगी। सोचिए अगर मिल्क का एक ही काम होता, पीने के काम होता, तो आप क्या करते उससे? पीते ना, और तो कुछ नहीं करते। बिकॉज यू हैव मोर देन वन ऑप्शन, यू नीड टू मेक चॉइस। अगर आपको ऑप्शन मिलने बंद हो जाएंगे, क्या आप चॉइस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो बेसिकली एवरीथिंग हैज अ अल्टरनेट यूज, दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक ए चॉइस। तो 2 समस्याएं, कितनी समस्या? क्या क्या बोला मेरे साथ? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेट यूज ऑफ
सम टाइम तीसरी पूछी जाती है जो आपको याद है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। कौन सी? अनलिमिटेड। तो इन सबसे एक नई प्रॉब्लम निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। यानी कि यहां पर मैं एक नई डेफिनेशन तैयार कर सकता हूं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। जब हम चॉइस मेकिंग को स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स बन जाती है। सारे ना लेफ्ट इंडेंट पे चल जाओ, सारे लेफ्ट में हो जाओ, सो दैट आई कैन सी यू। सारे लेफ्ट में चल जाओ, चलिए थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। अब देखिए पहली बात मैं आपको याद दिला दूं, आपका सब्जेक्ट एमसीक्यू है, तो ये मत पूछना कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है नॉन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट नॉन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बिकॉज एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, सीधी सी बात। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बच्चों इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है? दो तरह की, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है जब हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, मैक्रो होता है जब हम लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं। बेसिकली व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट ए स्मॉल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम की इनकम, क्लास में बैठे एक बच्चे की पॉकेट मनी, वो क्या है? माइक्रो। बट जब मैं लार्ज लेवल पर, या मैं बोलूं व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट लेवल, उसको बोलते हैं मैक्रो। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम या पूरी क्लास की पॉकेट मनी, राइट। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख भी लेना, इंपॉर्टेंट समझना कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की इनकम है वो माइक्रो है, तो महाराष्ट्र की इनकम क्या है? मैक्रो। बट व्हेन वी कंपेयर इनकम ऑफ महाराष्ट्र विद इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम, देन महाराष्ट्र की इनकम बिकम माइक्रो एंड इंडिया की बिकम। बेसिकली एक ही स्टडी माइक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी हो सकती है, डिपेंड करता है रिलेटिव कंपैरिजन पर। आपके सामने कौन खड़ा है, आप अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्टडी माइक्रो है या मैक्रो है, राइट। देखिए एवरी स्टडी कैन बी माइक्रो एज वेल एज मैक्रो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कंपैरिजन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पढ़ने के कितने तरीके हैं? अगेन दो तरीके हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है जनरल। पर्टिकुलर मतलब इकलौता, अकेला, जनरल मतलब नॉर्मल, सबके लिए। जब हम पर्टिकुलर से जनरल में मूव करते हैं तो वी फॉलो इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? और जब हम जनरल से पर्टिकुलर में पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल मैंने इस देश के हर एक नागरिक की इनकम चेक की, जैसे मैंने पहले राम की चेक की, वो पर्टिकुलर है। मैंने शाम की चेक कर ली, शाम की पर्टिकुलर है। ऐसे करते करते पूरी कंट्री की कर ली, वो क्या बन गई? नेशनल इनकम। क्या बन गई? वो क्या है? जनरल, इंडक्टिव मेथड। जहां पर टोटल शब्द का प्रयोग होता है, आप अपने टोटल मार्क्स निकालते हो, दैट इज इंडक्टिव मेथड। और जहां पर एवरेज का प्रयोग होता है, जब हम जनरल से कहां जाते हैं? पर्टिकुलर। मैंने पूरे देश की नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, पॉपुलेशन से, तो वो क्या बन गई? पर कैपिटा इनकम। वो क्या बन गई? एवरेज। क्या बन गई? तो हम इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम दोनों ही करते हैं। आपने देखा होगा, आप इकोनॉमिक्स आगे पूरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टोटल का भी प्रयोग होता है, एवरेज का भी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्लस 2 में कितने मार्क्स है, आपने 5 सब्जेक्ट का टोटल कर दिया, ये क्या बन गया? इंडक्टिव। मैंने कहा परसेंटेज निकालो या एवरेज निकालो, आपने एवरेज निकाल दी, डिवाइड बाय 5 कर दिया, वो क्या बन गया आपका? डिडक्टिव। तो इंडक्टिव डिडक्टिव वी फॉलो बोथ द मेथड्स, राइट। क्लियर है यहां तक? चले अब क्वेश्चन आता है बच्चों, आप में से कोई बता सकता है इसका जवाब? इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? यस बता सकते हैं? देखिए ये तो आपने रट्टा मार लिया कि बहुत है। कैसे? देखिए इसके लिए हमें मतलब समझना है कि साइंस क्या होती है और आर्ट्स क्या होती है। साइंस वो होती है जहां पर सर्टेन रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, मेथड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड। क्या इकोनॉमिक्स फॉर्मूला बेस्ड है? यस। क्या इकोनॉमिक्स में रूल्स हैं? यस। लॉज हैं? यस। प्रिंसिपल्स हैं? कॉज एंड इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ती है तो रीजन क्या? प्राइस कम होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट निकल कर आ गया। तो यस वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, बट यहां पे मैं लगा दिया स्टार। इकोनॉमिक्स बच्चों साइंस है मगर इनएग्जैक्ट साइंस है। कौन साइंस है? मतलब प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन बिहेवियर। और यकीन मानिए दुनिया में सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज ही क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। आप अपने मूड की गारंटी दे सकते हैं अगले 2 मिनट की? यू नेवर नो। समटाइम यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर एंग्री, यू नो, कुछ भी हो सकता है आदमी को। तो आपको वो चीजें देखकर
चलनी है ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से। तो क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। व्हाट अबाउट आर्ट्स? आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कोई नॉलेज आपको है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब अपनी स्किल को बार बार डेवलप करना। देखिए एक बार गाना गाने से कोई आर्ट नहीं बनती, बार बार प्रैक्टिस करने से बनती है ना। बेसिकली रियल लाइफ में यूज करना। क्या हम इकोनॉमिक्स का प्रयोग रियल लाइफ में करते हैं? करते हैं। हमारी सरकार भी करती है, हम भी करते हैं। यू नो, हम इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं, देश की इन्फ्लेशन निकालते हैं, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सब निकालते हैं। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। आपको पता है ये इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस, आर्ट, बोथ, नन। तो आप आंसर क्या लगेंगे? बोथ। चलिए अब साइंस के पार्ट पर मैं इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। बच्चों को होती है पॉजिटिव साइंस, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस जो एक्सप्लेन करती है कि क्या है या क्या था और आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। बेसिकली पॉजिटिव साइंस इज ए प्लेन स्टेटमेंट। क्या? आपने कहा मेरा नाम राम है तो प्लेन स्टेटमेंट है ना, पॉजिटिव साइंस है। आपने कहा मेरी इनकम 5 लाख रुपए, पॉजिटिव साइंस है। बट वहां पर एक और होती है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्म्स, जो बताती है व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और ये प्लेन नहीं स्टेटमेंट, ये होती है सजेस्टिव स्टेटमेंट। क्या होनी चाहिए? आपने मुझे कहा मेरी इनकम 5 लाख है, मैंने कहा प्लेन स्टेटमेंट। बट मैंने आपको कहा यार जितनी मेहनत तुम करते हो तुम्हारी इनकम 10 लाख होनी चाहिए। मैंने आपको सजेशन दे दिया। क्या दे दिया? तो ये कौन सी बन गई? नॉर्मेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक्स में कौन सी साइंस का कौन सी स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स में दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सरकार ये भी बताती है कि देश की अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और फिर ये भी बताती है क्या होनी चाहिए। मैंने कहा देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ये प्लेन स्टेटमेंट है। फिर मैंने कहा कि देश की पॉपुलेशन उससे कम होनी चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव है। बेसिकली आप समझेंगे यहां पर दो नाम मैं आपको और देता हूं, याद कीजिएगा, पेपर में आ जाते हैं। जो आपकी प्लेन स्टेटमेंट जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं? और जो नॉर्मेटिव है उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए, आपने डिस्क्रिप्शन बताया मेरे सिर में दर्द है। अब डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी कि इससे आराम आ जाना चाहिए, वो क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव, की आपको दवाई लेनी चाहिए। अब देखो आप घर आके लो ना लो आपकी मर्जी है ना। हमारे देश में तो खासकर ऐसा है, बड़ी बीमारी हो तो डिफरेंट काम है। छोटी बीमारी में क्या होता है, मान लो आपको जुकाम लगा, आप डॉक्टर के पास चले गए ना। डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई दी, आपका 2 दिन में बुखार खत्म हो गया या जुकाम ठीक हो गया, तो आप 5 दिन दवाई लेते हो। 90% लोग नहीं लेते, वो बेचारी पड़ी एक्सपायर हो जाती है ना। तो वो एक सलाह ही होती है कि आपको लेनी चाहिए, हम फॉलो जनरली नहीं करते, वो अलग बात है। तो जब आदमी आपसे नॉर्मल बात करता है वो कौन सी स्टेटमेंट है? प्लेन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइंस। और जब कोई आदमी आपको सलाह देता है तो वो क्या है? नॉर्मेटिव। क्लियर तक? चलिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, और अगर मैं बोलूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बच्चों, जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट मैं ये नहीं बोलता कि दूसरा नॉन इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये बता रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लिख कर ले लीजिए। हमारी इकोनॉमी में 4 समस्याएं, 3 समस्याएं आप +2 में पढ़ते हैं ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू। पहले नहीं 3 की बात करते हैं, राइट। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। देखिए इकोनॉमी के ना 2 बड़े अच्छे पार्ट होते हैं। एक होता है कंजप्शन, हम जो कंज्यूम करते हैं। बट हमारी कंजप्शन तब होती है जब होती है प्रोडक्शन। क्या होती है? कुछ यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं। तो आप प्रोड्यूसर हैं, आप अपने सीए के पास गए, आपने कहा सर व्हाट टू प्रोड्यूस, या आपने पूछा कि मैं कुछ काम करना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं। अब सीए पूछेगा क्या बनाना चाहते हो? सीए क्या पूछेगा? पहली समस्या व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी इट शुड बी प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल बच्चों आज के में वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप खाने पीने की चीजें बना लो, ब्रेड बटर, यू नो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स बना लो, टीवी, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी वाइज बना लो। आजकल जमाना बदल रहा है, आईपैड बना लो, यू नो, आईफोन टाइप बना लो, मशीन्स बना लो। तो कुछ भी आप बना सकते हो। पहला डिसीजन आपको लेना है कि क्या बनाना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है तो फिर आपको डिसाइड करना है कितनी क्वांटिटी में बनाना है।
अब डिसाइड करते हुए ना क्या बनाना है, बड़ा एक ना पेचीदा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए ना हम गुड्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। यहां पर याद रखिएगा प्रोड्यूसर गुड्स का एक और नाम होता है कैपिटल गुड्स, राइट। तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आप लोग हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। यू नो, ब्रेड आया, बटर आया, आपने खा लिया, यू नो, मोबाइल आया आपने यूज कर लिया, पेन आया आपने चला लिया, एंड यूजर हो। एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, कौन से, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम ना होने की बजाय फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में प्रयोग किए जाते हैं। जनरली सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशीन्स। क्या है? यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन लगा रखी है, उससे ब्रेड बनाते हैं बेकरी में, तो मशीन क्या है आपकी? प्रोड्यूसर गुड्स। और यहां पर एक ट्रेडिशनल बात होती है कि प्रोडक्शन में काम आते हैं, ऐसा नहीं होता। आजकल हम कंसेप्ट को थोड़ा वाइडर करते हैं, सेलिंग में, प्रोसेसिंग में भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बेकरी में एसी लगा हुआ है, अब एसी गुड्स तो बनाता नहीं है ना, या बनाता नहीं बनाता। आपने लैपटॉप रखा है, लैपटॉप पे आप बिल बनाते हो, प्रिंटर से बिल निकालते हो, क्या उससे कुछ बना खाने का? नहीं बनाना, मगर वो बिल देना कंज्यूमर को जरूरी है ना। और एसी चलेगा तो कंज्यूमर आराम से बैठ के खाना खाएगा ना। तो वो एसी, लैपटॉप और प्रिंटर भी क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स, बिकॉज वो सेलिंग में, प्रोसेसिंग में काम आता है। क्या पता कंज्यूमर अंदर आए, गर्मी का मौसम में एसी ना लगाओ, वापस चला जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता? कई लोग 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज होती है, फैसिलिटीज का एसी होता है, टीवी लगा होता है, वो सारे क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। क्या है? अब देखिए वही समस्या आती है, एसी के एग्जांपल समझाता हूं आपको। अगर एसी आपके घर में लगा है तो आप हवा खा रहे हो, कूलिंग खा रहे हो, वो प्रोड्यूसर गुड्स नहीं है, वो कौन सा है? कंज्यूमर गुड्स। मगर वही एसी आपकी अकेडमी में लगा है, फैक्ट्री में लगा है, वर्क प्लेस पे लगा है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स। कौन सा? प्रोड्यूसर। तो यानी कि हर एक गुड्स जो है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम, कंज्यूमर में भी और प्रोड्यूसर में भी। डिपेंड करता है इसका एंड यूज क्या है। क्या क्या है? एंड यूज, कौन यूज कर रहा है, कैसा यूज कर रहा है। क्लियर है बात? तो यानी कि अब दिमाग में एक बात डाल लीजिए, बच्चे ने जो रट्टा मारते हैं पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब खाली ये नहीं होता कि क्या बनाया जाए, इसके दो मतलब होते हैं, क्या बनाया जाए और कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए। क्लियर है बात? अब सेकंड, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या बनाओगे, मगर कैसे बनाओगे? हाउ टू प्रोड्यूस, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्ट को बनाने की कोई ना कोई टेक्निक होती है। यहां पर हम टेक्निक्स को दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव जहां पर कैपिटल का प्रयोग, मशीन का प्रयोग लेबर से ज्यादा किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव वेयर लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल। अब देखिए यहां पर एक बात दिमाग में डाल लो, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये नहीं है कि खाली कैपिटल जाएगी, मशीन जाएगी, लेबर भी लगेगी, मगर लेबर कम लगेगी। और लेबर का मतलब ये नहीं है कि खाली लेबर लगेगी, मशीन भी वहां पर लगेगी, मगर ज्यादा क्या लगेगी? लेबर लगेगी। कैपिटल का एग्जांपल पावर लूम, स्टील इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री। लेबर का मतलब हैंडलूम। वैसे ज्यादातर आप दुनिया में कंसेप्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट उसकी टेक्निक क्या चेंज हो रही है? कैपिटल में जा रही है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके यहां पर कितनी लेबर है और गुड्स कौन सा है। मान लो आपके यहां पर लेबर ही नहीं है, तो फिर आप तो मशीनों का प्रयोग ही करेंगे ना। और मान लो आपके पास सरप्लस लेबर है, अच्छी लेबर है और सस्ती लेबर है, तो फिर आप मशीन पे नहीं जाएंगे, आप किस पे जाएंगे? लेबर पे। और फर्स्ट डिपेंड करता है गुड्स पे भी। देखो कई गुड्स होते ही ऐसे हैं जो हाथ से नहीं बनेंगे, और कई गुड्स ऐसे होते हैं जो मशीन से नहीं बनेंगे, उनकी लिमिटेशन है। जैसे हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ की बुनाई कढ़ाई है, अब वो बिकती इसलिए क्योंकि वो हाथ की है, उसका मशीन से बना के क्या करोगे? जो बंदा मान लो घर पे हैंडक्राफ्ट रखना चाहता है, हैंडीक्राफ्ट रखना चाहता है, हाथ की बनी चीज रखना चाहता है, वो मशीन थोड़ी लेगा, मशीन का सामान खरीदेगा ही नहीं। और लेकिन आप देखेंगे आजकल लेटेस्ट डिजाइन, प्रिंटिंग डिजाइन, वो सारे मशीन से निकलते हैं। तो डिपेंड करता है कि गुड्स किस नेचर का है और किस तरह का है, राइट? तो सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। ना थर्ड बच्चों, फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाएं, टारगेट कस्टमर। एक बिजनेसमैन को सबसे पहले डिसाइड करना है कि उसका टारगेट कस्टमर कौन है। बेसिकली हम 3 कैटेगरी में दुनिया को बांटते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिडिल में भी आजकल 2 कर देते हैं, अपर मिडिल और लोअर।
यू नो लोअर मिडिल इज जस्ट लाइक मिडिल, अपर मिडिल इज जस्ट लाइक रिच। जैसे फॉर एग्जांपल अब एप्पल है, एप्पल की कैटेगरी जो है वो रिच क्लास को टारगेट करता है या अपर मिडिल को, वो इतना सस्ता नहीं निकालता। मैं सैमसंग का एग्जांपल देखता हूं आपको, सैमसंग हर कैटेगरी में फोन निकालता है, ऐसा नहीं कि वो एक ही फोन को दोनों कैटेगरी में बेचता है। आप एक फोन को दो कैटेगरी में कैसे बेच सकते हो ना, आपको तू अमीर है तू महंगा लेगा, तू गरीब है सस्ता लेगा, ऐसा थोड़ी होगा, यू नो। वो हर कैटेगरी में निकालता है, वो 5,000 का फोन भी निकालता है, वो 50,000 का भी निकालता है, 2 लाख का भी निकालता है, 3 लाख का भी निकालता है। तो दैट द कंपनी हैज डिफाइंड कि हम सबको टारगेट करेंगे, और एप्पल हैज डिसाइडेड कि हम भैया अच्छे कस्टमर को टारगेट करेंगे। अच्छे का मतलब कि जो पैसा उनको दे सकता है। तो 3 समस्याएं थी आपकी जो बेसिक आप पढ़ते हैं आज तक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर बात यहां तक। बट एक फोर्थ समस्या भी होती है, इसके बिना भी आपका यू नो टॉपिक पूरा नहीं होता, वो है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, या मैं बोलूं व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो आज तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, कल के लिए क्या करें, यू नो। आज मैं सारा पैसा बिजनेस में लगा दूं, मान लो बिजनेस ना चला, मैं कल को क्या करूंगा, मेरी आने वाली जनरेशंस क्या करेंगी। आप ना एनवायरमेंटल स्टडी कभी आपने पढ़ा हो तो उसमें होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम आज की पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करें मगर ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो कम ना पड़ जाए। तो सेम आपको बिजनेस में, लाइफ में भी करना है। आज आप अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए मगर इतनी ना कीजिए कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए पैसा ही ना बचे। अब पैसा बचाना है, बिजनेस में लगाना है और घर पर भी बचाना है, तो उसके 2 ही तरीके हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर, घर के लोग क्या करते हैं, सेविंग। बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्शन क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। बेसिकली एक साइकिल है ना, आपको प्रोडक्शन और चैप्टर में पढ़ाई जाती है, याद रखना। पहले सेविंग होती है, फिर आप सेविंग को मोबिलाइज करते हो, यू नो, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फिर वो बैंक उसको कहां कर देता है, इन्वेस्टमेंट, या तो लोन दे देगा या कंपनी यू नो पैसा उठा लेगी या किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर लेगा, या मान लो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। अब सोचिए आपको पता चला कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो आप उसमें क्या, आप अपनी सेविंग तो लगाएंगे ना। आपने जो पैसा अपने घर में या अपने बैंक में यू नो संभाल के रखा है वो आप उसके अंदर लगा देंगे, वो आप उसके अंदर ये लगा देंगे। क्लियर बात यहां तक। तो 4 समस्याएं बताना मुझे कौन कौन सी थी। What to produce, how to produce, for whom to produce, and provision should be made for economic। चलिए अब ना सॉल्यूशन समझने हैं, समस्याएं समझ ली, यहां तक बताएं, कोई दिक्कत हो किसी को एक बार बताएं, पक्की बात है, ऑल डन। चलिए पहले मैं ना ऑल क्लियर पूछता था, अब उसमें समस्या होती थी कि क्लियर हुआ है या क्लियर हो गया है ना। बच्चा कहता था क्लियर, मतलब समझ नहीं आएगी उसको हो गया है या अंदर से हो गया, तो इसे ऑल डन पूछेंगे, हम चेंज करेंगे टॉपिक, ठीक है, ऑल डन। अब देखिए सॉल्यूशन में बताऊं, सॉल्यूशन इसके निकलेंगे इकोनॉमिक सिस्टम से। तो पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिस्टम कितनी प्रकार के होते हैं। पहले तो बताओ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, अर्थव्यवस्था का टाइप, यू नो, प्रकार। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है, रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में है, डिसीजन किसके कंट्रोल में है, वो सारी बातें। बेसिकली 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक इकोनॉमी जहां पर सारे रिसोर्सेज, सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में है, कैपिटलिस्ट के पास है, पूंजीपति के पास है, बिजनेसमैन के पास है, ओनर के पास है। कैपिटलिस्ट को हिंदी में इनफैक्ट बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। सारे डिसीजन, कौन कौन से डिसीजन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन लेगा, कैपिटलिस्ट। सरकार नहीं होती, सरकार होती है। सरकार का काम बड़ा लिमिटेड है, यू नो, सिर्फ टैक्स लगाना, रूल्स बनाना, कानून बनाना, छोटे मोटे कानून। मगर मुझे क्या बेचना है, कैसे बेचना है, किस प्राइस पर बेचना है, किसको बेचना है, कौन डिसाइड करेगा, मैं कौन, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट, यू नो। फॉर एग्जांपल कंट्रीज, अगर आपसे पूछा जाए द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आप कहेंगे यूएसए। क्या कहेंगे, उसके अलावा कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर, इस तरीके के एग्जांपल, राइट। अगर मैं इंडिया के एग्जांपल बाद में दूंगा आपको, राइट। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुछ फीचर्स होती हैं। पहला, सारा प्राइवेट कंट्रोल है, प्राइवेट ओनरशिप है। अब जिसका प्राइवेट कंट्रोल है, प्राइवेट ओनरशिप है, उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट। उसको आपकी सेवा नहीं करनी। आप यकीन मानिए कैपिटलिस्ट आदमी का मेन मुद्दा प्रॉफिट कमाना है, उसका इंटरेस्ट आपकी सेवा करने में नहीं है। लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट अभी बताया मैंने, सरकार होगी। देखो सरकार तो हर देश में, इनफैक्ट आप यूके देखें, वहां पर आज भी यू नो क्वीन किंग है, मगर सरकार तो वहां भी है ना, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर।
सरकार तो होगी कानून बनाने के लिए। अब हम क्या बनाएंगे, किस प्राइस पर बनाएंगे, किस पर बेचेंगे, वो डिपेंड करेगा प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर। आप पढ़ते हैं एक चैप्टर इक्विलिब्रियम, जब डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है क्या बन जाता है वो इक्विलिब्रियम। अब कैपिटलिस्ट की एक सबसे अच्छी बात, कैपिटलिस्ट आपसे मुंह मांगे पैसे लेता है, प्रॉफिट लेता है, मगर वो दो चीजें आपको देता है, क्वालिटी और एफिशिएंसी। काम बढ़िया करके देगा, अच्छा करके देगा, टाइम पर करके देगा। कंपटीशन लेवल प्राइवेट सेक्टर में या कैपिटलिस्ट सेक्टर में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अंदर पब्लिक सेक्टर नहीं आता। बट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने सबसे लास्ट में लिखी है, इसकी सबसे बेस्ट फीचर है कंज्यूमर सोवर्निटी। क्या? कंज्यूमर ही भगवान है। चॉइस जो है कंज्यूमर की, कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज, कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कंज्यूमर बताएगा मुझे क्या चाहिए और कैसा चाहिए, कस्टमाइज भी करके चीजें आपको दी जाती है। पता आपको ये बात? यार आप किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट में चल जाओ या आप कहीं चल जाओ, आप बोलोगे मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे मॉडिफाइड चाहिए, तो मॉडिफाई करके भी आपको दे दिया जाएगा, बिकॉज उनका टारगेट आपको सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मुंह मांगी कीमत आपसे ली जाएगी, सब कुछ आप पे करेंगे, मगर सर्विस वो दी जाएगी, गुड्स वो दिए जाएंगे जो आप चाहेंगे, क्लियर बात? अब सॉल्यूशन की बात भी मैं साथ साथ कर लेता हूं। अभी आपने पढ़ लिया कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेसमैन, उसका मोटिव क्या था? प्रॉफिट। तो पहला सॉल्यूशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएगा बच्चों आपके हिसाब से? वो जिसमें या तो डिमांड हाई होगी या प्रॉफिट हाई होगा। वो सेवा करने तो आए नहीं आपकी, कैसे बनाएगा वो? अब ये ना सोचना कि बच्चे ना यहां पर पेपर में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट आदमी है वो कैपिटल इंटेंसिव लगेगा। ऐसा नहीं है। कैपिटलिस्ट आदमी बहुत समझदार है, वो टेक्निक लगाएगा जिसमें खर्चा कम आएगा, चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम। देखिए कॉस्ट मिनिमम का मतलब क्या? अल्टीमेटली हाई प्रॉफिट, अल्टीमेटली। एंड किसके लिए बनाएगा वो जनरली रिचर सेक्शन के लिए, अपर सेक्शन के लिए बनाएगा। बेसिकली उसका मोटिव सारे डिसीजन के पीछे एक ही है, क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलिए सेकंड टाइप क्या है? सोशलिस्ट, समाजवाद। क्या? एक इकोनॉमी जहां पर सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन, सारे सोर्सेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में। देखो गवर्नमेंट को आप स्टेट भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। सारे डिसीजन, क्या? सारे डिसीजन कौन से? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कौन लेगा? गवर्नमेंट। कौन लेगा? गवर्नमेंट। हाँ वहां पर प्राइवेट फर्म्स होती हैं, ऐसा नहीं होता नहीं होती, बट छोटे मोटे लेवल पे देख, बिकॉज गवर्नमेंट आपको बड़ा होने नहीं देगी। जब गवर्नमेंट को लगेगा आप मोनोपोली क्रिएट करो या मार्केट को होल्ड करो, गवर्नमेंट आपको हटा देगी, नेशनलाइज कर देगी, इस तरीके से। जैसे इंडिया में भी एक जमाने में आपने सुना होगा कभी, इनिशियली जब इंडिया आजाद हो तो टाटा की एयरलाइंस चलती थी, तो गवर्नमेंट ने उसको 1967 के आसपास आई थिंक नेशनलाइज कर दिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। ऐसे गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को भी काफी बार नेशनलाइज किया था 1991 में, तो सरकार कर देती है वहां पर, ठीक है। बिगेस्ट एग्जांपल, बिगेस्ट कंट्री ऑफ सोशलिज्म बताएंगे कोई मुझे? चाइना, सुना होगा आप लोगों ने, चाइना, देन रशिया, क्यूबा एंड मेनी मोर एग्जांपल, हमने ज्यादा याद नहीं करनी, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं इसकी फीचर से पहले आपको बता दूं, इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, इसका मोटिव क्या है? वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, हर एक का ध्यान रखना, हर एक का भला करना। देखिए मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। ये कहते हैं सबकी कलेक्टिव ओनरशिप है। देखिए कंट्रोल में सरकार क्या है, इसका मतलब नहीं कि सरकार क्या है, सरकार किसकी है? जनता की है ना, तो सरकार कहती है सबकी कलेक्टिव ओनरशिप है। यहां पर डिमांड सप्लाई फैक्टर मैटर नहीं करता। सरकार कई बार लॉस में भी चीजें बनाती है, जो गरीब को चाहिए वो भी बनाती है, डिमांड सप्लाई मैटर नहीं करता। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट का, पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का है, सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट इसकी एक नुकसान भी है, पूछिए क्या? ये कैपिटलिस्ट से कम एफिशिएंट है, कैपिटलिस्ट से कम एफिशिएंट है, क्योंकि इनको प्रॉफिट का टारगेट नहीं है। इनको काम कम करेंगे, देर करेंगे, नुकसान भी करेंगे तो अपना क्या जाएगा, अपनी सैलरी तो मिलनी है ना। यहां पर जनरली प्लानिंग कमीशन होती है, देश में क्या काम करना है उसकी प्लानिंग करती है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट जो वहां पर थी और यहां पर नहीं है, वो क्या है? लैक ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इनके लिए भगवान नहीं है। ये कहते हैं कंज्यूमर हैज द राइट टू ईच एंड एवरीथिंग बट डोंट हैव राइट टू चूज। आपको नौकरी चाहिए हम नौकरी देंगे, क्या देंगे हम? बट आपकी पसंद की देंगे ऐसी गारंटी नहीं है। आपको खाना चाहिए हम आपको खाना देंगे, आपकी पसंद का देंगे ऐसा जरूरी है ना। फ्री में लंगर चल रहा है, आप लंगर में चले गए ना, है ना। आप लंगर में बैठे हो, मान लो कहीं भी मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी, आपने लंगर में देखा हलवे का प्रसाद, आपने कहा नहीं मुझे तो खीर खानी है, जूते मार के भगाएंगे साथ में, किस बात का ना। आप नखरे नहीं मारते ना, यू कांट मेक ए चॉइस, आप एक ही चॉइस या तो लो या ना लो। बट आप ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए इसकी, जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसके लिए आप
चूज नहीं कर सकते। सरकार कह रही है हम सबको सब कुछ देंगे, यू हैव राइट टू ईच एंड एवरीथिंग, हम आपको स्कूल में पढ़ाएंगे। अब आप कह दो कि आपका स्कूल बढ़िया नहीं है तो फिर क्या करें, है ना। सरकार आपको सब कुछ देगी बट आपकी मर्जी से नहीं देगी। किसकी मर्जी देगी? गवर्नमेंट की मर्जी। उनको जो सही लगेगा सबके लिए काम करेगी। क्लियर बात? अब इसके सॉल्यूशन देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। आपके हिसाब से सोशलिज्म क्या बनाएगा? जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी को सोशली डिजायरेबल। कैसे बनाएगा? जिससे ज्यादा नौकरियां मिले, इंप्लॉयमेंट, लोगों को फायदा हो। काइंड ऑफ लेबर कह सकते हैं, लेबर। ये ऐसी मशीन भी लगा सकता है ना जिसमें मजदूरों की जरूरत भी पड़े। देखो रोबोट नहीं लगाएगा, मतलब वो बंदे लगाएगा मशीन चलाने के लिए ना। और फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएगा? सबके लिए। वो अलग बात है, यहां पर हल्की सी एक्सेप्शन होती है, जो गरीब तबका होता है उसके लिए ज्यादा एफर्ट किए जाते हैं, अमीर के लिए ऑब्वियस बात है ना। एक आदमी का 100 रुपए, एक आदमी का 1000 रुपए, आप किस पे एफर्ट ज्यादा करोगे? 100 रुपए पे ना। बट आपकी कोशिश है कि दोनों एक दिन क्या आ जाए? बराबर आ जाए। क्या आ जाए? बराबर। क्लियर बात? तो दिस इज कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अब ये दिमाग में डालने बड़े जरूरी है क्योंकि मेरा अगला टॉपिक इसके ऊपर ही बेस्ड है, समझ नहीं आएगा नहीं तो। डिफरेंस बेटे आप खुद पढ़ लेंगे, सिंपल है। डिफरेंस कुछ नहीं है, मैंने वही 7-8 फीचर उठा के डिफरेंस बना लिया है। आपको सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, एमसीक्यू है, कोई लिखना नहीं पेपर में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या? ये क्या होता है? यू नो, पहले आपने दाल खाई, फिर आपने चावल खाया, आपने कहा खिचड़ी खा लो। ये खिचड़ी है। क्या ये? खिचड़ी। इकोनॉमी जिसमें दोनों की फीचर है, वो कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। मिक्सचर, हाइब्रिड। आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी हम है, इंडिया। यू नो, इंडिया। आप अदरवाइज देखें, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मैनी कंट्रीज आर देयर, बट बिगेस्ट कौन है? इंडिया। ये कैसे काम करती है? इसमें ना मैंने कहा ना कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी। आपको कोई क्या मतलब हुआ ना? दो पार्ट कर देते हैं हम इकोनॉमी के। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट सेक्टर, कौन सा? सोशलिज्म मतलब पब्लिक सेक्टर। अब सरकार ने कहा है आपको सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा है, आप चाहो पढ़ो, आप करो बेकार फैसिलिटी है, फिर आप पैसे भर के प्राइवेट में चल जाओ। यू नो, कंज्यूमर सोवरेनिटी तो कहां मिलेगी? प्राइवेट में। आपको इलाज करवाना है, सरकार फ्री में इलाज करिए, सरकारी में सस्ता करिए, ऑलमोस्ट सस्ता। आप करो नहीं बेड अच्छा नहीं, मुझे तो 5 स्टार एसी चाहिए, बेड चाहिए, तो फिर प्राइवेट में पैसे भर दो। तो इसमें फीचर अलग से याद नहीं करनी। जो आपकी फीचर कैपिटलिज्म की है वो प्राइवेट में डाल दो, जो सोशलिज्म की है वो पब्लिक में डाल दो। अब ये कैसे काम करता है? ये आपस में काम करता है, दोनों इवन एक दूसरे को कंपीट भी करते हैं। आपको प्राइवेट पेट्रोल पंप दिखते हैं ना, जैसे रिलायंस का प्राइवेट पेट्रोल पंप है, एस्टर का प्राइवेट पेट्रोल पंप है ना। और आप इंडियन ऑयल का देखो, एचपी का देखो, सरकारी भी है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, हमारे यहाँ प्राइवेट बिजली नहीं आती, अंबानी की बिजली आती है मुंबई में। यू नो, टेलीकॉम सेक्टर देख लो, बीएसएनएल भी है, जियो भी है। अब ये वो लग पता कौन आगे कौन पीछे, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट सरकार भी कॉम्पीट कर रही है, हम भी सरकार के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। कई चीजों में वो आगे, जैसे पेट्रोलियम में सरकार आगे, टेलीकॉम में हम आगे, डजंट मैटर। सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट भी है। ऐसा नहीं कि एक चीज होगी, दोनों चीज होगी, आपकी मर्जी है। इफ यू हैव द कैपेसिटी टू पे द मनी, गो फॉर प्राइवेट। बट आप कहते हो क्यों मैं पैसे, और ऐसा इवन इफ मेरे पास कैपेसिटी है, मैं चाहता हूं, मेरे को सरकार पे भरोसा है, कई जगह जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर मैं बिगेस्ट हॉस्पिटल की बात करूं तो सरकारी हॉस्पिटल भी बीच में आ जाते हैं, नो, पीजीआईज आ जाते हैं, एम्स आ जाते हैं, वो भी सरकारी है। आप आईएएम में पढ़ते हो, आईआईटी में जाते हो, वो भी सरकारी है इनडायरेक्टली। आप आईसीआई में सीए करो, वो भी एक तरह से सरकारी है, पार्लियामेंटली अप्रूव्ड है। तो ऐसा नहीं कि कौन बैठ रहा है कौन नहीं है, बट एक लिमिटेड वो होता है ना कि कंज्यूमर सोवरेनिटी कहां पर है? प्राइवेट में। एफिशिएंसी कहां पर है? प्राइवेट में। बट वेलफेयर कहां पर है? पब्लिक में। सबका फायदा कहां पर है? पब्लिक। अब सर प्रॉब्लम निकालिए। प्रॉब्लम में कुछ नया नहीं करना, प्रॉब्लम को भी दो पार्ट में बांट लो कि हर एक प्रॉब्लम को प्राइवेट कैसे सॉल्व करेगा, पब्लिक कैसे सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट टू प्रोड्यूस, बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस, प्राइवेट कैसे करेगा? डिमांड या प्रॉफिट हाई। पब्लिक कैसे? सोशली डिजायरेबल। हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट क्या करेगा? मिनिमम कॉस्ट। पब्लिक कैसे करेगा? एम्प्लॉयमेंट या सोशली डिजायरेबल। किसके लिए करेगा? प्राइवेट सिर्फ रिचर अपर क्लास के लिए करेगा और पब्लिक। क्लियर यहां तक? तो यानी कि हमने 3 सिस्टम भी पढ़ लिए, कौन कौन से? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, और समस्याएं भी पढ़ ली। अच्छा आपने एक चीज देखी, तीनों में ना 3 ही समस्याएं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू। फोर्थ नहीं है, क्योंकि फोर्थ का आंसर सब में सेम है। क्या? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ के लिए मैटर नहीं करता कि कौन सी इकोनॉमी, आंसर क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर बात? अब मैं आता हूं चैप्टर के ऊपर। आपको कोई चैप्टर के ऊपर, जी हाँ, बुक्स में आप जब जाएंगे पहला टॉपिक यही है, लेकिन मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स के रूट के थ्रू लेके गया हूं मैं आपको, ताकि आपको अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आपने सब पढ़ रखा है। आपके हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है?
बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं उनका रियल लाइफ बिजनेस में प्रयोग करना क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं फीचर पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। अब मुझे बताना आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी। इकोनॉमिक्स माइक्रो बेस पर है, पढ़ी? यस। मैक्रो के एलिमेंट्स भी हैं, यस, पढ़ी। प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, मैंने बताया था, आर्ट है, खाली थ्योरी नहीं है। साइंस आर्ट दोनों है। इंटरडिसिप्लिनरी है। सर इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जिसमें बाकी डिसिप्लिन, बाकी सब्जेक्ट्स भी आते हैं। क्या इकोनॉमिक्स में मैथ्स का प्रयोग होता है, स्टैट्स का प्रयोग होता है, साइंस का होता है, आर्ट्स का, सबका होता है सर। क्या नॉर्मेटिव पॉजिटिव दोनों है इसमें, यस और नो? और क्या डिसीजन मेकिंग में काम होती है? हमने पहला टॉपिक ही पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट चॉइस मेकिंग। क्लियर बात? इसलिए बाद में बताया क्योंकि ये टॉपिक आपने कर लिया इंडायरेक्टली, ठीक है। चले अब कुछ मेरिट्स, जी मेरिट्स हैं। वैसे तो देखो मैं रीड कराया तो आपने जो फीचर्स भी पढ़ी है ना उसमें से मेरिट्स निकल दिया, उसमें से क्या निकल दिया, डी मेरिट। जैसे मेरिट्स देखो, कैपिटलिस्ट की देख लो, पहला प्राइस मैकेनिज्म है, ऑटोनॉमी है, डिसीजन के लिए फ्री है, गवर्नमेंट से पूछना नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करता है, कंज्यूमर सोवर्निटी लाता है, एफिशिएंसी ज्यादा है, प्राइवेट ओनरशिप है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, इनोवेशन है। अब इसकी मान लो डीमेरिट करनी है, आप खुद निकाल से पूछो क्या, हाई कॉस्ट ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर का ध्यान रखता, मिलावट करता है, पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। देखो जहां पे प्रॉफिट आया था ना तो आप कंज्यूमर का फायदा नहीं सोचते, आप किसका फायदा सोचते हो, अपना। अगर मैं बात करूं ऐसी सोशलिस्ट की फायदे की, सोशलिस्ट सोशल वेलफेयर करता है, करता नहीं करता, सोशल सिक्योरिटी भी देता है आपको, क्या मतलब एक आदमी गरीब है, उसके घर में कोई बीमार हो गया, उसको पता सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाएगा ना, होता है ना सोशलिस्ट में, उसको पता है बच्चे उसके पढ़ जाएंगे स्कूल में, उसको पता सरकार बाद में पेंशन भी देगी, तो एक सिक्योरिटी है ना कि सरकार मेरा बचाव कर लेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सरकार चाहती है अमीर और गरीब बराबर हो जाए। वैसे ना किताबों में बताया जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, दुनिया में मैंने किसी देश में देखा कि सब कुछ इक्वल हो, आज तक देखा आपने, नहीं होता। क्योंकि जो आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट करता है ना, देखो एक तो होता है कि अमीर है, अमीर ही हो गया, उसको बाप दादा की जायदाद मिल गई। एक नॉर्मल बात करो, मैंने 5 लोगों को इकट्ठे रखा सैलरी पे, अब एक ज्यादा एफिशिएंट है, वो क्या किया करोगे, मेरी सैलरी बढ़ाओ, अब बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा उसकी। अब बेटा समझो, आप डिजर्विंग को एक्स्ट्रा देने के लिए आप नॉन डिजर्विंग को तो ज्यादा ही दे सकते हैं ना, बराबर करने के लिए। तो ये होता नहीं जनरली, बट फ्यूचर में है। और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं। देखो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए अच्छा चीज बनाने के लिए वेस्टेज भी बहुत ज्यादा करता है। आप अपने एग्जाम्पल, आपने एक बढ़िया सा ना, आपने एक रेडीमेड केक बना हुआ है, आप केक लेने के, आपको केक पसंद नहीं है, आपने ना 2-4 बातें उसको बताई, यहाँ स्टिकर लगा दो, यहाँ फॉन्डेट से कलर बना दो, यहाँ एक बच्चे की पिक्चर बना दो, आज के डिजाइन बन जाते हैं। आपको तो उसके लिए कितनी वेस्टेज जाती है, 1000 वाला केक 5000 का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 1000-2000 का सामान तो वेस्ट चला गया। आप सोचो वो रिसोर्स वेस्ट किया ना। बट सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। मान लो सोशलिज्म है, जो पड़ा वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, राइट। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, जैसे बूम रिसेशन बहुत ज्यादा नहीं आते, क्योंकि आपको याद हो बिजनेस साइकिल फ्री इकोनॉमी में ऑपरेट करती है, सोशलिज्म में ऑपरेट नहीं करती। एंड द लास्ट, रैपिड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये कहते हैं जैसे चाइना। अब देखो ये डिस्प्यूटेड मैटर है, यूएस कैपिटलिज्म में है तो वो भी इंप्रूव कर रहा है, डेवलप कर रहा है, चाइना सोशलिज्म में वो भी डेवलप कर रही है, तो हर एक कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट ये जनरल मेरिट्स डीमेरिट्स है जो हमें याद करती है। क्लियर यहां तक? चलिए यहां तक बताएं बेटे, कोई दिक्कत नहीं। डीमेरिट्स की अपोजिट है, वो आप बुक से रीड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? बताएंगे? 1 मिनट दे रहा हूं, रीड कर लीजिए, जिसको जो पॉइंट लगे कि नहीं आता प्लीज एक बार चेक कर लेंगे। चलिए स्टार्टिंग से देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पहला पार्ट सेंट्रल इकोनॉमी से पहले तक का है, दूसरा पार्ट सेंट्रल इकोनॉमी से है, बट क्वेश्चन दोनों में ही आते हैं, सेकंड पार्ट में ज्यादा आते हैं। चैप्टर की वेटेज क्या है बच्चों हमारे लिए? आपने एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखे हैं, ब्रह्मास्त्र भी देखा है, यू शुड हैव आइडिया कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। यस, किसी को आइडिया नहीं है? 5-6 मिनिमम, 5 तो आएंगे, 7-8 भी। देखो एक चीज तो आप दिमाग में डाल लो, 60 नंबर की इकोनॉमिक्स है, 6 चैप्टर है और 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? कुछ चैप्टर के अंदर पार्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिमांड, यूटिलिटी, इनमें पार्ट नहीं है, तो हर एक चैप्टर मिनिमम 6-7 का तो आएगा और 10-12-15 तक भी जा सकता है। समझ रहे बात को? सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
तो मैं मिनिमम 5 से बोल रहा हूं, ये 10 में भी आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं, याद रखना। और मैं मानता हूं आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ये 10 में आएगा तो किसी मुश्किल चैप्टर को नीचे करके आएगा ना, तो फायदा ही फायदा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक बताएं बेटे, कोई दिक्कत हो तो प्लीज जल्दी से यस प्लीज। चलिए तो चैप्टर क्या होता है यहां पर, समाप्त।